मित्रों नमस्कार। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि पुलिस किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार करने के क्या नियम हैं। आप तो जानते ही हैं, पुराने समय में जब किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती थी, वह व्यक्ति बड़ा डरता था। वो भय और आतंक में आ जाता था कि पुलिस अब अचानक दबिश देगी और उसे गिरफ्तार करके ही मानेगी। यह गलत धारणा समाज में भी और पुलिस में भी व्याप्त थी कि जब कोई एफआईआर किसी के खिलाफ दर्ज हो जाती थी तो उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती ही थी। गिरफ्तारी के बाद ही उस मामले में जांच शुरू होती थी। ऐसी गलत धारणा थी कि एफआईआर का मतलब ही गिरफ्तारी है। और पुलिस भी बड़ी प्रताड़ना देती थी, किसी को भी कभी भी उठा ले जाती थी और कई दिनों तक थाने में पूछताछ के नाम पर उसे टॉर्चर करती थी, परेशान करती थी। और जो है कभी कभी पुलिस कस्टडी में आरोपी की लोगों की मौत भी हो जाती थी। तो पुराने ज़माने में एफआईआर का मतलब ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना माना जाता था और पुलिस भी बड़ी दबिशें देती थी और हर दिन रात कहीं भी किसी को भी उठा लेना पुलिस के लिए आम बात था। लेकिन धीरे धीरे नियम बदले और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग गाइडलाइंस में यह क्लियर किया कि हर मामले में, हर एफआईआर में गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है। वैसे भी जो सीआरपीसी का सेक्शन 41 है, उसमें पुलिस को किसी व्यक्ति को संगीन मामलों में, गंभीर मामलों में, संज्ञेय मामलों में गिरफ्तार करने का अधिकार दिया था। लेकिन उसमें कहीं पर यह नहीं लिखा है कि हर एफआईआर में, हर मामले में आपको गिरफ्तार करना ही है। वहाँ मे शब्द लिखा हुआ है, व्हेन पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट, अर्थात पुलिस को आवश्यकता है तो वह गिरफ्तार कर सकती है, ऐसा उस सेक्शन का मतलब था। लेकिन पुलिस जो है उस सेक्शन के आधार पर जो उसे शक्ति मिली थी उसका दुरुपयोग करते हुए जब चाहे किसी को भी वह गिरफ्तार कर लेती थी और कई बार लोगों को बिना बताए ही उठा लेती थी। उनके परिवार को भी कोई सूचना नहीं देती थी और थाने में उठाए गए व्यक्ति को टॉर्चर करती थी, उसके साथ मारपीट करती थी और कई बार पुलिस कस्टडी में मौतें भी हो जाती थी। और जब मौतें हो जाती थी तो पुलिस उसके मौत का कारण छिपाती थी और कभी हार्ट अटैक के कारण मौत बताती थी या कभी किसी और कारण से बताती थी। लेकिन वास्तव में वह पुलिस की मार से, पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचार से वह व्यक्ति पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती थी। इन सारी घटनाओं से सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे मामलों में नियम बनाए। पहले मामला आया जो था जोगिंदर कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ये 1994 का मामला है। इसमें जोगिंदर कुमार को पुलिस ने बिना उसके परिवार को सूचना दिए ही उठा लिया और किसी परिवार को कोई जानकारी नहीं थी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एफआईआर में गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है। पुलिस का यह कर्तव्य नहीं है कि वह हर मामले में गिरफ्तारी ही करे। गिरफ्तारी तभी होनी चाहिए जब आरोपी के भागने की संभावना हो, उसके द्वारा सबूतों को नष्ट करने की संभावना हो या गवाहों को धमकाने की संभावना हो, तभी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसा धारणा फिर समाज में और पुलिस के सामने इस केस लॉ के माध्यम से आई। इसके बाद सबसे बड़ा जो फैसला है वो DK बासु बनाम स्टेट ऑफ बंगाल का महत्वपूर्ण माना गया। यह 1997 में आया। इसमें ऐसा हुआ कि DK बासु जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL उनके माध्यम से गई और उसमें यह कहा गया कि पुलिस कस्टडी में बहुत मौतें हो रही हैं। पुलिस जब चाहे जिसे चाहे उठा लेती है और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को पुलिस उठा लेती है उसके साथ क्या प्रताड़ना करेगी, उसे कितना उसके साथ मारपीट करेगी और उससे वह व्यक्ति कैसे सुरक्षित रहेगा, इसकी कोई संभावना उस व्यक्ति के पास नहीं है जिस व्यक्ति को पुलिस संदेह में उठा लेती है और उसके साथ मारपीट करती है। और जब यह पुलिस कस्टडी में बहुत मौतें होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसके नियम बनाए।
पहला नियम है बनाया कि पुलिस को अरेस्ट मेमो बनाना पड़ेगा, अर्थात पूरा लिखित में लिखना पड़ेगा कि किस समय किस दिनांक को किस स्थान से व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और किसके सामने गिरफ्तार किया गया है, यह भी उस मेमो में लिखा जाएगा। और उसमें जिसके सामने गिरफ्तार किया गया उसके भी सिग्नेचर होंगे और जिसको गिरफ्तार किया गया उसके भी सिग्नेचर होंगे और जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसका तुरंत मेडिकल होगा और उसके बाद उसके परिवार को सूचना भी तुरंत की जाएगी। ऐसे कुछ नियम सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बनाए और गिरफ्तारी की पूरी घटना केस डायरी में पुलिस को अंकित करनी होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से कहा। तब से यह नियम बन गया कि किसी भी गिरफ्तारी में गिरफ्तारी मेमो पुलिस को बनाना अनिवार्य हो गया और उस आरोपी की मेडिकल जांच करना और उसके घर वालों को सूचना देना, यह नियम इस केस के बाद बना। और सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है इसके बाद जो आया है वो 2014 में आया। 2014 में अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि उस समय 498 के जो केस थे दहेज वाले, उसमें जब कोई महिला दहेज प्रताड़ना का अपने ससुराल वालों के खिलाफ FIR लिखाती थी तो पुलिस उस महिला के ससुराल से संबंधित सभी लोगों को, सास ससुर नंद देवर, जिस चीज़ का भी नाम FIR में लिखा है, सभी को गिरफ्तार करती थी। अंधाधुंध गिरफ्तारियां हो रही थी। सास ससुर भले कितने ही बुजुर्ग हों, कितनी ही उम्र के हों, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा था और बहुत बड़ी संख्या में इस दहेज वाले सेक्शन का 498 का दुरुपयोग हो रहा था। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार वाले में बहुत बढ़िया रूलिंग उसकी मानी जाती है। कोर्ट ने यह फैसला दिया कि 7 साल तक की सज़ा वाले जितने भी मामले हैं उनमें एकदम गिरफ्तारी नहीं होगी, बहुत आवश्यक होगा तभी गिरफ्तारी होगी। 7 साल तक और उससे कम की सज़ा वाले जितने भी अपराध हैं उनमें पुलिस पहले आरोपी को एक सूचना देगी और अपने पास बुलाएगी। अगर वह आरोपी उस सूचना में पुलिस के पास जाकर के पूरी जांच में सहयोग करेगा तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये महत्वपूर्ण फैसले के बाद 7 साल से कम की सज़ा वाले जितने भी अपराध थे उसमें पुलिस आरोपी को सूचना देती थी, एकदम गिरफ्तार नहीं करती थी और बहुत आवश्यक हो तभी गिरफ्तारी हो सकती थी, वरना 7 साल से कम के अपराध में पुलिस को आरोपी को सूचना देना जरूरी था, जिसे 41 CRPC का नोटिस भी कहते हैं। CRPC में प्रावधान था लेकिन इस केस से पहले पुलिस इसकी अवहेलना करती थी। 41 CRPC का नोटिस इस केस के बाद अनिवार्य हो गया। 7 साल से तक के जितने भी अपराध हैं उनमें पुलिस को आरोपी को नोटिस देना एक नियम बन गया। और ये सब बातें अब जो नया कानून हमारा बना है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023, उसमें अब लिख दिया गया है। अब कोई भी अपराधी, कोई भी आरोपी जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो इन सारे गाइडलाइन जो इन केसों में दी गई हैं उनका विधिवत पालन होता है। गिरफ्तारी अगर 7 साल से नीचे के आरोप का मामला है तो पुलिस को नोटिस देना अनिवार्य है। उसे 35 सबसेक्शन 3 BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की जो धारा 35 की उपधारा 3 है उसके अंतर्गत पुलिस को नोटिस देना अब जरूरी है अगर मामला 7 साल तक और उससे कम का है और नोटिस के बाद वह आरोपी पुलिस की जांच में सहयोग करता है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। और इससे ऊपर के भी जो अपराध हैं उसमें भी अगर गिरफ्तारी होती है तो पुलिस को विधिवत गिरफ्तारी करनी है। गिरफ्तारी के जो नियम हैं अर्थात अरेस्ट मेमो बनेगा, उसमें गिरफ्तारी का समय, स्थान और किसके सामने गिरफ्तारी की जा रही है उस गवाह के सिग्नेचर होंगे और जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसके भी हस्ताक्षर उसमें होंगे और जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसका तुरंत मेडिकल किसी सरकारी डॉक्टर से होगा और उसके परिवार को भी
विधिवत सूचना दी जाएगी। ये सब जानकारी केस डायरी में अंकित करना भी जरूरी है, तभी वह गिरफ्तारी विधिवत मानी जाएगी। अन्यथा गलत गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा होने के बाद अब यह बिल्कुल नियम बन गया है कि पुलिस जब चाहे जिसे चाहे किसी को उठा नहीं सकती, उसे विधिवत ही गिरफ्तारी करनी है। एफआईआर का मतलब ये नहीं है कि गिरफ्तारी व्यक्ति की होगी ही। अगर वास्तव में आवश्यक है, वह जो है सबूतों को नष्ट करने वाला है और गवाहों को धमकाने वाला है, ऐसी कोई विशेष कारण है, तब गिरफ्तारी होती है, विशेषकर 7 साल से नीचे के मामलों में। वरना 7 साल तक के अपराधों में पुलिस को सूचना देना ही है। यह अब बिल्कुल मैंडेटरी है कि पुलिस 7 साल से जो नीचे के अपराध हैं उसमें आरोपी को पहले नोटिस देगी। 35 सबसेक्शन 3 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, और वह व्यक्ति अगर जांच में सहयोग करता है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अतः अब यह नहीं माना जाता कि एफआईआर होते ही या होने का मतलब ही गिरफ्तारी है। अगर आरोप बहुत गंभीर है और आरोपी जो है सबूतों को नष्ट करने वाला है, गवाहों को धमकाने वाला है, तब जा कर के उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। वरना 7 साल से नीचे के अपराध में तो उसे नोटिस जाएगा, और वह पुलिस को अगर सहयोग करता है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। यह अब नियम बन गया है, जिससे आम नागरिक भी सुरक्षित है, उसके अधिकार उसे सुरक्षित करते हैं, और मानवाधिकारों का जो खुला उल्लंघन के मामले पहले होते थे उनमें भी अब रोक लगी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।